हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। और अगर हम कार्यकारी प्रमुख की बात करें देश का, तो प्रधानमंत्री देश का कार्यकारी प्रमुख होता है या प्रधान होता है, ठीक है। दोस्तों, राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यानी कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को ही माना जाता है संविधान के तौर पे, ठीक है। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, ठीक है। और चौथा है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हो। दोस्तों, आपके मन में डाउट आ रहा होगा लाभ का पद से क्या मतलब है। तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सारे पोस्ट को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति अदर पोस्ट में कार्य कर रहा है तो वह लाभ के पद में उसका गिनती करी जाती है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर या संघ या किसी राज्य की मंत्री परिषद के सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की, तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणिक मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, ठीक है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। यानी कि दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को किसी कारणवश से पद को त्यागना पड़े तो वह किन रीजन से पद को त्याग सकता है, तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र के द्वारा, यानी कि उपराष्ट्रपति को बताकर वह त्यागपत्र दे सकता है। इस वजह से भी वह राष्ट्रपति का पद त्याग सकता है। दूसरा है कि महाभियोग के द्वारा हटाए जाने पर, और महाभियोग है अनुच्छेद 56 से 61 में, ठीक है। 56 और 61 में है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार होता है जो अनुच्छेद 61 के ए में उल्लेखित है, और वह है संविधान का अतिक्रमण। यानी कि संविधान के रूल्स को अगर फॉलो नहीं करता है तो उस राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संसद के किसी सदन, यानी कि दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा, किसी एक सदन के द्वारा भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है। इसके लिए क्या है कि राष्ट्रपति को 14 दिन के पहले उसे सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है। और उस जिस सदन के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस सदस्यों में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस महाभियोग की प्रक्रिया में, ठीक है। और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है
के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। यानी कि दोस्तों, अगर लोकसभा के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करी गई है तो वह दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में जाती है और वहां पर आरोपों की जांच करी जाती है। राष्ट्रपति में लगाए गए आरोपों की जांच होती है और ऐसे होने के बाद, जांच होने के बाद, राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव को 2/3 मत से पारित करना पड़ता है या पारित हो जाता है। यानी कि लोकसभा को 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं उस महाभियोग की प्रक्रिया में। उसके बाद वह राज्यसभा में जाती है और वहां पर भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है अगर वह महाभियोग की प्रक्रिया। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को पूरी समझी जाएगी, ठीक है, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र या पद को त्यागना पड़ता है, ठीक है। राष्ट्रपति की रिक्ति के 6 महीने के अंदर उसे भरना पड़ता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज अंतराल में न हो पाए, ठीक है। इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले या पद धारण नहीं कर ले, ठीक है। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन कितने होते हैं और भत्ते कितने होते हैं। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह आयकर से मुक्त होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद के द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है किसकी, प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही करी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत के महान्यायवादी, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों, इनकी भी नियुक्ति करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा ही। वित्त आयोग के सदस्यों, भाषा आयोग के सदस्यों, पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिक अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग से सदस्यों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब बात करते हैं विधायी शक्तियां के बारे में। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है। तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती है। सबसे पहला है कि संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार ये राष्ट्रपति को ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की भी शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद के द्वारा पारित विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद भी कानून बनाता है, ठीक है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जो अनुच्छेद 117 के 3 में दिया गया है, ठीक है। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं
या नामों में परिवर्तन संबंधी अधिकार भी ये राष्ट्रपति के पास ही होती है। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में दिया गया है, ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हित जुड़े होते हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक होते हैं। ठीक है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक जो अनुच्छेद 304 में वर्णित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास किस तरह से होता है और कैसे होता है। तो जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है और यह अनुच्छेद 331 के तहत की जाती है। इसी प्रकार से कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन लोकसभा में 2 सदस्यों के राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा, ठीक है, और ये किसके तहत करी जाती है? तो अनुच्छेद 79 के तहत की जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। ठीक है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी करता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। और सैनिक शक्ति की अगर हम बात करें दोस्तों, राष्ट्रपति की सैनिक शक्ति की, तो सैन्य बलों का सर्वोच्च शक्ति जो होता है राष्ट्रपति में ही सन्निहित होती है। ठीक है। किंतु इसका प्रयोग विधि के द्वारा नियमित होती है। अब हम बात करते हैं राजनैतिक शक्ति के बारे में। तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है और भारत के विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी राष्ट्रपति ही करता है। अब हम बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति जो है ये इमरजेंसी, कौन कौन सी इमरजेंसी लगा सकता है? तो ये है कि भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत मिलता है। ठीक है। और मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जब हो उस समय लगाया जाता है, जो अनुच्छेद 352 में है। ठीक है। दूसरा है कि संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उत्पन्न आपातकाल जो होता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के भी नाम से जाना जाता है, तो ये इसे 356 में के अनुसार लगाया जाता है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है और न्यूनतम अवधि इसकी है 2 माह। यानी कि वित्तीय आपातकाल अगर लगाई जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वह 2 महीने के लिए ही लगाई जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से 143 के अधीन परामर्श ले भी लेता है, लेकिन वह उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। बस परामर्श लेगा, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी उस परामर्श को स्वीकार करने की तो वह नहीं करेगा। ठीक है। राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है। ठीक है। तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण है 1986 में संसद के द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ने कोई निर्णय नहीं लिया था। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस समय प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ठीक है।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रहे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। ठीक है, केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 1 बार चुनाव में हार गए, लेकिन फिर बाद में वह निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। यानी कि 1 बार नीलम संजीव रेड्डी जो है चुनाव के लिए खड़े हुए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उस समय तो हार गए, लेकिन दूसरी बार जब खड़े हुए वह निर्विरोध जीत गए। ठीक है, तो दोस्तों आज का था ये वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।